नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं 1899 सीरीज की थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंगी अपने आप को एक बॉक्स में पाती है और वो बॉक्स पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो अपने आप को अपने बेड पे पाती है। वो उठ के अपने कपड़े पहनती है और सीधे रेस्टोरेंट हॉल में चली जाती है, जहाँ पे उसके साथ की यूंगी उसी लेडी विल्सन के साथ बैठी होती है। अभी विल्सन लिंगी से बोलती है कि नाश्ता करने के बाद तुम सीधे मेरे रूम में आना और लेट मत होना, और कह के विल्सन वहाँ से चली जाती है। अब यूंजे लिंगी को बोलती है कि हमें इस जहाज पे नहीं आना चाहिए था और हमने इस जहाज पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर डॉक्टर मुरे एडा की बॉडी का ऑटोप्सी कर रहे थे। उस बॉडी को चेक करते हैं और चेक करने के बाद कहते हैं कि इसकी मौत एकदम नेचुरल तरीके से हुई है, ऐसा नहीं लगता कि किसी ने इसको मारा होगा। तभी मोरा डॉक्टर से कहती है कि मैं 2 दिन पहले इस लड़की से मिली थी, इस लड़की को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, तो ये नेचुरल तरीके से कैसे मर सकती है। तो डॉक्टर कहता है कि औरतों को तो मेडिसिन की जानकारी नहीं होती है, ये उसका ताना था। और ये कहते हुए चला जाता है कि भगवान यहाँ से बुरी आत्माओं को उठा रहा है। इधर कैप्टन अपने कैबिन क्रू से कहता है कि एडा की मौत के बारे में किसी को मत बताना, पहले से ही लोग परेशान हैं, वो लोग और परेशान हो जाएंगे। तभी जहाज की रफ्तार धीमी होने लगती है, तो वो लोग डेक पे आते हैं। डेक पे आते ही वो देखते हैं कि चारों तरफ बहुत ही धुंध फैली हुई है। अब धुंध में आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो कैप्टन कहते हैं कि इस जहाज को यहीं रोक दिया जाए, मैं इस धुंध में इस जहाज को आगे लेके नहीं जाऊंगा। और वो कह के चले जाते हैं। कैबिन क्रू के सारे वर्कर उनके इस फैसले को गलत बताते हैं, लेकिन वो उनके फैसले को टाल नहीं सकते थे। कैप्टन मोरा से मिलने चला जाता है और उसे लेके अपने कमरे में आता है और उसे वो रिबन देता है, और वही फैब्रिक जो पहले एपिसोड में कैप्टन को प्रोमेथियस से मिला था। और ये कहता है कि ये रिबन मेरी बेटी का, और मुझे ये नहीं पता कि ये रिबन प्रोमेथियस पे आया कैसे, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मेरी बेटी और मेरी पत्नी दोनों आग में जल के मर गए थे, और कल रात को उनको मैंने इसी जहाज के एक कमरे में देखा। ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ सच हो। वो मुरा से पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है। तो मुरा कहती है हमारा दिमाग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, जिसके चलते कई बार हमें धुंधली तस्वीरें दिखाई देने लगती है। इस पे कैप्टन कहता है कि मैं इस जहाज का कैप्टन हूँ और इसके चप्पे चक्के से वाकिफ हूँ, लेकिन ये जो टनल है जो इंजन रूम तक जाता है, ये मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे है, और इसे मैंने सिर्फ कल ढूंढा है। कैप्टन फिर कहता है कि कंपनी हमसे कुछ छुपा रही है, तो मुझे प्रोमेथियस जहाज पे वापस जाना होगा और उसकी लॉगबुक चेक करनी होगी। इस पे मोरा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इधर लिंगी विल्सन के कमरे में पहुंचती है और विल्सन उसे अपने कपड़े उतारने को बोलती है। फिर विल्सन उसे चेक करती है और चेक करने के बाद कहती है कि तुम तो वर्जिन हो। और यहाँ पे हमें लिंगी के डार्क साइड का पता चलता है कि उसने किसी को मार दिया था और उसकी जगह ये इस जहाज पे आई हुई है। अब विल्सन उसे कहती है कि तुम्हारे जैसी लड़कियों की कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो 8 बजे रात को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। इधर मोरा और कैप्टन छोटे जहाज पे बैठ के प्रोमेथियस के रवाना होते हैं। अब केबिन में सेबेस्टियन प्रोमेथियस से आए हुए सिग्नल को कहीं भेज देता है, और उधर वो लड़का जो प्रोमेथियस से मिला था एलियट, वो ट्रायंगुलर सब्सटेंस निकालता है और बेड के नीचे चला जाता है। इधर कैप्टन और मोरा चप्पू की सहायता से उस बोट को प्रोमेथियस की तरफ लेके जा रहे थे। यहाँ कैप्टन मोरा से पूछता है क्या तुम्हारे भी बच्चे हैं। मोरा कहती है कि कुछ साल पहले उसका मिसकैरेज हुआ था, जिसके बाद से वो माँ नहीं बन सकती और वो अब अपने घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसके घर पे उसका कोई नहीं बचा। इधर लिंगी अपनी माँ से बहस कर रही होती है, तुमने मुझे जिंदगी भर कैद में रखा है। उसकी माँ कहती है कि मैं एक वेश्या थी, अगर मैं तुम्हें कैद में नहीं रखती तो लोग तुम्हें नोच खसोट देते। अब ये बहस चल ही रही होती है तो लिंगी वहाँ से भाग जाती है और डेक पे पहुंच जाती है। वहाँ वो एक बॉक्स खोलती है और उसके अंदर बैठ जाती है। तब उसे याद आता है कि उसने और उसकी माँ ने कैसे एक उसकी दोस्त को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था। वो जिंदा थी और उन्होंने उस बॉक्स को पानी के अंदर फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तभी ओलेग डेक पे पहुंचता है और उस बॉक्स को खोलता है और लिंगी वहाँ से बाहर निकलती है। अब ओलेग लिंगी से कहता है कि मेरे पास छुपने के लिए एक बेहतर जगह है। 3rd क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सारे लोग परेशान थे कि एडा कहाँ चली गई है। तभी वहाँ पे केविन क्रू का आदमी आता है और टोवे को कहता है कि तुम्हारी बहन मिल गई है, तो मेरे साथ चलो। टोवे उसके साथ जाती है, जहाँ पे वो उसे एडा की डेड बॉडी दिखाता है। टोवे कुछ नहीं बोलती, वो एडा को अपनी गोद में उठाती है और अपने 3rd क्लास की तरफ जाने लगती है। इधर उसके भाई को दिखाते हैं, वो एक जगह बैठा था जहाँ पे एंजल आता है। अब चूंकि एंजल एक गे था तो उसे इस पे क्रश था, वो उसके बेहद करीब आना चाहता था। इधर कैप्टन और मोरा कैबिन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो वहाँ के कैप्टन के रूम में जाते हैं, जहाँ ठीक उन्हें वैसे ही सुरंग मिलती है
जैसी कैरब्रोस पे थी। तो मोरा सुरंग से नीचे जाने लगती है ताकि कुछ चेक कर सके। इधर वो बच्चा बेड के नीचे से निकलता है और वो ट्रायंगुलर चीज को टेबल पे रखता है। तभी डैनियल उस कमरे में आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें वो चीज मिली, जिसमें बच्चा नाम है सर हिलाता है। इधर ओलेग लिंगी को लेके उसी जगह आता है जहाँ पे वो छुपा रहता था और बैठ के खाना खाता था। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। वो जैसे ही बाहर जाता है लिंगी के सामने एक धुंध आता है और उसे अपने पुराने पास्ट की चीजें याद आती है जहाँ पे वो अपने दोस्त के साथ थी। अब ये अपने दोस्त की जगह इस जहाज पे आना चाहती थी, जिसके लिए वो उसके चाय में कुछ मिला देती है जिससे उसकी मौत हो गई थी। तभी ओलेग खाना लेके आ जाता है। लिंगी उसके गले लग जाती है और बोलती है कि मैं कोई जापानीज नहीं हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला है। इधर क्रेस्टर जब थर्ड क्लास में आता है तो अपनी बहन की डेड बॉडी देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। तो तोबे आती है और उसको संभालती है। यही फ्रेंच था, वो ये सब देख के बहुत भावुक हो जाता है और वो ऊपर आने लगता है। तो उसे गैलरी में बहुत सारी लाशें दिखती हैं, जिससे वो डर जाता है और वो जाके बेल बजा देता है। इधर कैप्टन और मोरा एक कमरे में जाते हैं जहाँ पे सिग्नल भेजने वाला उपकरण था। कैप्टन उस उपकरण को देख के कहता है कि इसका उपयोग यहाँ के लोगों ने कभी किया ही नहीं है। इसके बाद वो भट्टी की तरफ जाते हैं जहाँ पे मोरा कहती है कि हो सकता है कि यहाँ के लोगों को भट्टियों में जला के मारा गया हो, जिससे हमें उनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही है। वो लोग भट्टियों में दांत या कुछ हड्डियों के अंश ढूंढने लगते हैं। तभी कैप्टन को एक जली हुई बुक मिलती है जिसे वो अपनी तरफ खींचता है। जब उसे देखता है तो उसमें प्रोमेथियस के पैसेंजर की लिस्ट थी। उस लिस्ट को कैप्टन अपने जेब में डाल लेता है और मोरा से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। इधर लूशियन को दिखाते हैं जिसके हाथ में एक लेटर था और उसके हाथ कांप रहे थे, जिससे वो एक बोतल खोलता है। जैसे ही वो बोतल खोल रहा था उसकी वाइफ क्लेमेंस वहाँ आ जाती है। तो वो कहता है कि मैं बाहर हवा खाने के लिए जा रहा हूँ। तो वो साथ आने के लिए बोलती है तो वो मना कर देता है और अकेला बाहर चला जाता है। इसके बाद वो लिंगी के पास जाता है जहाँ लिंगी उसे डांस करके दिखाती है। फिर उसके बाद वो अपने कपड़े उतारने लगती है तो वो उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इन सब चीजों के लिए जहाज पे नहीं आया हूँ, मैं थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये कहने के बाद उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और इन दोनों को मिलाने वाली विल्सन ही थी जिसके लिए उसको पैसे मिले होते हैं। इधर फ्रेंच के सामने बहुत सारे लोगों की लाशें थी। अब यहाँ पे रहस्यमय तरीके से लोग मरने लगे थे तो फ्रेंच को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कुछ साथियों को लेके कैप्टन के खिलाफ बगावत कर देता है और अपना साथ देने के लिए वो थर्ड क्लास में जाता है और वहाँ के लोगों को कैप्टन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है, जिसमें ओलेग उसका साथ नहीं देता। तो वो ओलेग को ले जाके एक कमरे में बंद करता है जहाँ पे जेरोम पहले से ही बंद था। इधर कैप्टन और मोरा वापस आ चुके होते हैं। तो कैप्टन मोरा से कहता है कि हम प्रोमेथियस पे गए थे, इसका जिक्र तुम किसी से मत करना। इधर रमीरो एंजल के पास आता है। एंजल रमीरो से कहता है कि लोग कैप्टन के खिलाफ बगावत करने वाले हैं। तो रमीरो कहता है कि तुम क्रेस्टर से क्यों मिल रहे हो। उसे ये पसंद नहीं था कि वो क्रेस्टर से मिले। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा किया हुआ यहाँ भुगत रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने एक आदमी को मार दिया और आज मैं उसके कपड़े पहन के यहाँ बैठा हूँ। इतना कह के रमीरो कैप्टन से मिलने चला जाता है। यहाँ कैप्टन पैसेंजर लिस्ट चेक कर रहा होता है। जब वो पैसेंजर लिस्ट को खोलता है तो कैप्टन का नाम उसी का नाम होता है और उस पैसेंजर लिस्ट में मोरा फ्रैंकलिन का भी नाम होता है और रूम नंबर भी सेम होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान रहता है। तभी रमीरो वहाँ पे आके दस्तक देता है। कैप्टन दरवाजा खोलता है। रमीरो बताता है कि यहाँ पे आपके खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। जब तक रमीरो उसे ये बताता तब तक वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं और कैप्टन को बंदूक दिखा के कहते हैं कि जहाज को न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया जाए। इधर डैनियल अपने कमरे में आता है और अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है और उस डिवाइस की मदद से वो प्रोमेथियस पे लगे हुए सिग्नल डिवाइस को यूज करता है और सिग्नल भेजता है और उसी डिवाइस की मदद से प्रोमेथियस को गायब भी कर देता है। और इसी सस्पेंस एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।